बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आपका ये लेक्चर नंबर 30 है। लास्ट लेक्चर्स में अगर आप लोगों को याद हो तो हमने बात की थी एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर की, और हमने एनर्जी डेंसिटी की बात की थी। तो इस लेक्चर में हम पहले बात कर रहे हैं, एक छोटी सी एग्जांपल है कि अगर हम लोग कोई मेटल की स्लैब उसको एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के मिडवे के दरमियान में अगर प्लेस कर दे तो उसकी वजह से कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, तो इसको पहले डिस्कस करते हैं। फिर इसी तरीके से हम फिर डाइलेक्ट्रिक और जो आपका गाजेस आ है इन दोनों को आपस में देखेंगे कि इनका आपस में क्या रिलेशन है या किस तरीके से ये एक दूसरे से रिलेट करते हैं जब आप लोग एक डाइलेक्ट्रिक का मटेरियल प्लेस करते हो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दरमियान। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ एक स्लैब की, इफेक्ट ऑफ मेटालिक स्लैब, इफेक्ट ऑफ metallic slab on the capacitance of a parallel plate कैपेसिटर। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दरमियान में हमने एक मेटल की स्लैब को प्लेस किया, तो आप बताएं कि उसकी कैपेसिटेंस के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, उसकी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी। तो मैं पहले डायग्राम बनाता हूँ। ये हो गई आपकी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये हो गया आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया। ये एज्यूम करते हैं कि सेपरेशन बिटवीन प्लेट डी है। अब मैं ऐसे करता हूं कि इसके बिल्कुल दरमियान में यहां करके ये हमने एक मेटल की स्लैब इंट्रोड्यूस कर दी, और इस स्लैब की जो थिकनेस है वो 1 है। तो क्योंकि ये मेटल की स्लैब है तो इसके ऊपर जितने पॉजिटिव चार्ज आएंगे उतने ही नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होंगे। कहने का मतलब ये हो गया कि इसके ऊपर नेट चार्ज क्या होगा, 0 हो जाएगा। यानी जितने इधर एक साइड पे आपके पास नेगेटिव चार्ज हैं उतने ही आपके पास इस साइड पे पॉजिटिव चार्ज हैं। तो नेट चार्ज इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जिसके नतीजे में जो आपकी इंटरनल जो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसकी वो क्या हो जाएगी, वो 0 हो जाएगी। आपकी ई क्या होगी, वो 0 हो जाएगी। तो अब हमने तो कैपेसिटेंस फाइंड करनी है, तो ये फिर कैसे बिहेव करेगा, तो ये याद रखिएगा इसके ये जो स्लैब के ये जो एंड्स हैं जिनके ऊपर आपके ये देखो ये चार्ज है, ये पॉजिटिव, ये देखो मैंने इनको लाइन पर, ये पॉजिटिव चार्ज और ये जो नेगेटिव चार्जेस हैं ये उतनी मैंने डिस्टेंस ले दिया तकरीबन, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव चार्ज है। ये क्या करेंगे, ये आपके जो एंड्स हैं ये आपके एज ए प्लेन, ये प्लेन्स के तौर पे काम करेंगे, और इनका जो दरमियान में आपकी सारी मेटालिक की जो स्लैब का ये जो पोर्शन है ये इसको कनेक्ट करेगा, एज ए कनेक्टिंग वायर के तौर पे काम करेगा।
यानी मेरे कहने का मतलब क्या हुआ? मेरे कहने का ये मतलब है, ये जो आपकी मेटल की स्लेब है ये इस तरीके से स्प्लिट हो जाएगी कि ये प्लेन हो जाएंगे आर के, ये प्लेन इधर आ गए चार्जेस, और इनके दरमियान में वो जो पोर्शन था ये इसको क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, वायर जैसे वायर होती है, और ये आपका दूसरा पोर्शन बन जाएगा, यानी दूसरी साइड बन जाएगी, ये इस तरीके से बन जाएगा। तो अब मैं अगर इसको इधर प्लेस करूं, अब मैं अगर इस डायग्राम को बनाऊं तो मैं इस डायग्राम को ऐसे बना दूं कि ये अब जो डायग्राम बनेगा, देखिए मतलब यहां से यहां तक ये जो डिस्टेंस है ये वाला टोटल सारा डी है, टोटल सारा डी है, ये सारा डी है, तो ये मिड पे है, तो इधर डिस्टेंस कितना होगा, डी में से ए माइनस करूंगा डिवाइड बाय 2 क्योंकि मिड पे है। इसी तरीके से ये भी क्या होगा, डी माइनस ए डिवाइड बाय 2। तो अगर मैं इसको वैसे कहूंगा ये कितने कितना एक को जो या ये जो कितने डिस्टेंस पे है, तो हम इसको कहेंगे डी माइनस ए करेंगे, यानी टोटल डी में से ए निकाल दोगे तो आपके पास बाकी उसका डिस्टेंस आ जाएगा। तो अब ये आपके पास कौन सी सूरत इख्तियार कर जाएगी या किस तरीके से बनेगी, अब मैं उसको बना रहा हूँ, डी ए माइनस 2 याद रखना है, ये आपके पास आ गया। तो इसको अब मैं क्या करता हूँ, अब इसको बनाता हूँ, यहाँ आपके पास ये पॉजिटिव चार्ज के सामने यहाँ आएगा, ये नेगेटिवली चार्ज आ जाएगी आपके पास, कनेक्शन ये आपके पास क्या आ जाएगी, मैं इसको और बड़ा कर देता हूँ ताकि इक्वल ये कनेक्शन बन गया इनका, ये तो आपके पास ये कितने बन गए, 2 कैपेसिटर बन गए, यानी एक कैपेसिटर ये बन गया जिसकी कैपेसिटेंस C1, दूसरा कैपेसिटर ये बन गया जिसकी कैपेसिटेंस C2। तो अब अगर मैं इनको लिखूं, इनकी इक्वेशन निकालूं कैपेसिटेंस की, तो हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे, और ये दोनों क्या है, ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में लगे हुए हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि आपके पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 1/C(E)(q) किसके बराबर आ गई, 1/C1 प्लस 1/C2 हो गई। हमें पता है कि कैपेसिटेंस जो होती है वो होती है ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी, आम जनरल फार्मूला इसका होता है। तो यहाँ आपके पास डी तो नहीं है सेपरेशन, यहाँ आपके पास उनके दरमियान डिस्टेंस क्या है, वो डी माइनस ए बाई 2 है। तो यहाँ जो डी है वो आपके पास डी माइनस ए बाय 2 है। तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, 1 डिवाइडेड बाय सी क्यू 1 बाय C1 ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी माइनस ए डिवाइड बाय 2। सिमिलरली प्लस 1 डिवाइडेड बाय ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस ए डिवाइड बाय 2। अब इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं, अगर मैं अब इसको मिटा देता हूँ यहाँ से, हम इसको लिख सकते हैं, इलादा कर दिया, ये आपकी इक्वेशन, ये देखिए ये टर्म ऊपर चली जाएगी, 1/C(E)(q) d माइनस a बाई 2 डिवाइडेड बाय a माइनस नहीं है a एप्सिलॉन नॉट, सिमिलरली प्लस d माइनस a बाई 2
ए एप्सिलॉन नॉट। वन बाय सी क्यूब इज इक्वल टू, एलसीएम अगर लूं तो ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस ए बाई टू प्लस डी माइनस ए बाई टू, और इसको मैं लिख सकता हूं 2 टाइम ऑफ डी माइनस ए बाई टू। इसको मैं लिख सकता हूं 1 बाय सी क्यूब 2 टाइम ऑफ डी माइनस ए बाई टू डिवाइडेड बाय ए एप्सिलॉन नॉट। 2 कैंसिल हो गए, तो आपके पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आई, 1 बाय सी क्यूब इज इक्वल टू डी माइनस ए डिवाइडेड बाय ए एप्सिलॉन नॉट। और हमें कैपेसिटेंस चाहिए 1 बाय सी क्यू नहीं, सी क्यू क्या होगी, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी माइनस ए। तो आपकी जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यानी जो कैपेसिटेंस आएगी वो आपकी कितनी आ जाएगी, वो ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी माइनस ए आ जाएगी। यानी हम लोग सेपरेशन में से उसकी थिकनेस को माइनस कर देंगे और ए एप्सिलॉन नॉट उसी तरीके से आएगा। अब अगर मैं ये अज्यूम कर लूं कि ये जो आपने बीच में मेटालिक की स्लैब जो प्लेस की है, इस मेटालिक की स्लैब की थिकनेस जो है वो स्मॉल ए जो है, जिसको हमने डिनोट किया स्मॉल ए से, ये और बहुत ही कम है, यानी और थिन है, बहुत थिन है। तो जब ये बहुत ही थिन हो जाएगी, यानी इनफाइनाइटेसिमली थिन अगर स्लैब है, तो आपका ये ए क्या हो जाएगा, ये 0 के बराबर हो जाएगा। जब हम लोग इनफाइनाइटेसिमली इसको बहुत ही स्मॉल एज्यूम करेंगे, थिन एज्यूम करेंगे, मेरे कहने का मतलब है आपकी इस स्लैब की थिकनेस को, तो आपका ए क्या हो जाएगा, वो 0 बन जाएगा। और जब आपका यही ए जो है ये जब 0 बना, तो आपकी जो इक्वेशन बनेगी, आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, सी ई क्यू ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी बन जाएगी। तो आपकी जो कैपेसिटेंस बनेगी वो आपकी ओरिजिनल कैपेसिटेंस ही होगी, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा, वो आपकी ओरिजिनल कैपेसिटेंस ही के बराबर बनेगी। तो ये उस वक्त बनेगी जब आप ये कहोगे या आप एज्यूम करोगे कि आपके पास जो आपने इसके अंदर मेटल की स्लैब इंट्रोड्यूस की है या इंसर्ट की है, उसकी थिकनेस बहुत स्मॉल है, वो बड़ी थिन है दूसरे लफ्जों में। तो उस वक्त आपका छोटा ए जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो 0 के बराबर हो जाएगा। और आपकी जो कैपेसिटेंस आएगी, वो जो आपका ओरिजिनल कैपेसिटर या जो ओरिजिनल कैपेसिटेंस आपकी उस इक्वेशन को ओबे करेगी। इसी तरीके से आप इसके डिस्टेंस को, ये जो हमने स्लैब इंट्रोड्यूस की है बीच में, इसको आप लोग चेंज भी इसकी पोजीशन कर सकते हो, यानी उसका डी जो है, जो डिस्टेंस है उसके दरमियान वाला, उसको चेंज कर सकते हो। 1/3d कह सकते हो, 1/2d कह सकते हो। ये आप तक है कि आप अगर उसके उस डिस्टेंस को चेंज कर दोगे तो भी आप लोग नई जो इक्वेशन है या जो नया पार्ट है उसको भी कर लोगे। तो ये आप तक है कि आप किस तरीके से उसकी पोजीशन को चेंज करते हो। तो यानी मेरे कहने का मतलब है, अगर ये यहाँ 1/3 पे प्लेस हो और ये जो है लाजिम बात, अगर ये 1/3 पे आएगी
पहली जो स्लैब थी जिसको मिडवे पे हमने कहा था, वो अगर 1/3 डिस्टेंस पे हो टोटल सेपरेशन के, तो वो 1/3 जो टाइम है वो फिर उसमें से सेपरेट हो जाएगी। होगी वो भी किसमें, दो ही कैपेसिटर्स में वो चेंज होगी, लेकिन उसकी जो डिस्टेंस है, जो डी है, जो थिकनेस है उसकी, वो चेंज हो जाएगी, वो सेपरेशन चेंज हो जाएगी। एक के लिए 1/3D हो जाएगी और दूसरे के लिए उसमें से आप माइनस कर लो तो वो हो सकता है 1/2D हो या 1 जो भी आए। तो आपने इस तरीके से उसको फिर इसी इक्वेशन में पुट कर देना है, और जब इसको पुट करके आगे जाओगे तो एंड पे आपको वहां ही कैपेसिटेंस मिल जाएगी। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, उस पे मैं आ रहा हूं, और वो है आपका कि आपका डाइलेक्ट्रिक्स जो है और जो गाजेस लॉ है, इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है, इसकी बात करने जा रहा हूं। बाज बुक्स इसको गाजेस लॉ एंड डाइलेक्ट्रिक्स लिखती हैं, और बाज बुक्स में इसको गाजेस लॉ इन डाइलेक्ट्रिक्स भी लिखा गया है। तो ये दोनों आप लोग वर्ड इसके लिए यूज कर सकते हो, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन दोनों का कंसेप्ट एक ही है कि हम लोग गाजेस लॉ को डाइलेक्ट्रिक्स के अंदर प्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं, या उन दोनों का आपस में रिलेशनशिप जो है उसको फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो देखो, आप लोगों ने इससे पहले ये पढ़ा, मैं पहले इसकी हेडिंग लिख देता हूं, गाजेस लॉ एंड डाइलेक्ट्रिक्स, ये भी लिख सकते हो, या एंड की जगह इन भी कई जगह यूज हुआ है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना, ये एक ही चीज है। हमने इससे पहले पढ़ा कि ये जो गाजेस लॉ होता है ये क्या कहलाता है, या इसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, फाई। हमने ये पढ़ा, ये होता है 1/ε0 टाइम, कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो 1/ε0 टाइम द टोटल चार्ज इनक्लोज, जो भी सरफेस है उसके अंदर जो भी चार्ज इनक्लोज होता है, वो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकालते हैं उनके बराबर होता है ये। तो ये उस वक्त था जब हमने कोई डाइलेक्ट्रिक प्लेस नहीं किया। तो मैं लिख देता हूं साथ, विदाउट प्लेसिंग डाइलेक्ट्रिक। अजान हो रही है, इसके बोलूंगा नहीं, पहले इक्वेशन लिख देता हूं, इतनी देर में फिर समझा देता हूं।
आसान होगी बेटा। अब समझा देता हूं कि जिस टाइम हम लोग क्या करेंगे, एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को या मीडियम को आप कह सकते हो, यहां तो मैंने लफ्ज डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लिखा, इसका मतलब ये हो गया कि आप मीडियम जो है, क्योंकि ये उस वक्त इक्वेशन है जब आपके पास फ्री स्पेस हो, चार्जेस के दरमियान फ्री स्पेस हो, तो आपकी इक्वेशन 1/ε0 इंटू क्यू बनती है। लेकिन अगर हम उन चार्जेस के दरमियान किसी मीडियम को प्लेस कर दें तो फिर आपकी इक्वेशन क्या होगी। अगर आप लोगों को याद हो अपने उस कूलम्स लॉ में, तो हम उसके साथ एप्सिलॉन आर लिखते थे, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का कंसेप्ट यूज करते थे। बिल्कुल इसी तरीके से यहां भी क्या होगा कि आप एक कांस्टेंट यूज करोगे, जिस कांस्टेंट को हम लोग कैपा कहते हैं। इस कांस्टेंट को कैपा कहा जाता है। ये के और छोटा सा ई नीचे लिख दिया गया है, ये कैपा है। ये कांस्टेंट है आपका उस मीडियम का जो आपने उन चार्जेस के दरमियान में प्लेस किया है। इसको बाद औकात के भी लिखते हैं, लेकिन के से कंफ्यूज नहीं होना कि जी ये आपका कूलम लॉ वाला कांस्टेंट है, नहीं, ये वो नहीं है। यहां जो ये कांस्टेंट है ये कूलम लॉ वाला नहीं है, ये बल्कि क्या है, ये कैपा है। इससे पहले भी हमने डाइलेक्ट्रिक्स में इसको यूज किया है के को, तो इसलिए याद रखना वो कूलम लॉ वाला के नहीं है, वो कैपा है, एक और कांस्टेंट है, एक और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उस मीडियम का। उस वक्त यूज करेंगे जब कैपेसिटर का केस स्टडी करे होंगे कि कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान में हमने क्या किया, एक और मीडियम इंसर्ट किया, उसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो कैपा, वो के ई कहलाता है। तो ये उस वक्त होगा गाउस लॉ जब आप लोग क्या करोगे, डाइलेक्ट्रिक का मटेरियल इसमें प्लेस करोगे। अब हम लोग क्या करते हैं, एक इक्वेशन, एक रिलेशन निकालते हैं, किसका, आपके गाउस लॉ का, और यही डाइलेक्ट्रिक मटेरियल उसमें बाद में प्लेस कर देते हैं। और ये किसके लिए, ये आपके पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसको आप लोग कहते हो, उसको हम लोग अगर बीच में यूज करें तो उस वक्त आपके पास क्या रिलेशन होगा, इसकी अगर मैं बात करूं तो हम लोग इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, या इसका इक्वेशन कैसे डिराइव करेंगे, अब मैं उसकी बात कर रहा हूं आपसे। तो अब इसमें अगर बात की जाए, मैं इसको लिख देता हूं यहां, क्योंकि नाम तो टॉपिक का यही है। अब इसको हम लोग रिलेशन निकालते हैं। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूं कि एज्यूम करता हूं, आपके पास एजम्पशन कर लेते हैं हम लोग, कि हम एज्यूम करते हैं कि आपके पास यहां एक मेटल की पॉजिटिव चार्ज की प्लेट है और एक नेगेटिव चार्ज की प्लेट है। ये दो प्लेट्स हैं आपके पास, यानी दो ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स का ही कंसेप्ट यूज कर रहा हूं। ये देखिए पॉजिटिवली चार्ज, यहां नेगेटिवली चार्ज। तो ये दो आपके पास प्लेट्स हो गई, या इसको पैरेलल ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स कह दो। आपको अगर याद हो, आपने इसका रिलेशन फाइंड किया था ई के लिए, कि अगर यहां मैं एक पॉइंट या इस पॉइंट पे मुझे ई की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो आप लोगों को अगर याद हो तो आपने क्या किया था कि इसके ऊपर एक गाउसियन सरफेस एज्यूम की थी रेक्टेंगुलर सी, और उससे आप आगे की तरफ बढ़े थे। बिल्कुल सेम मैं वही चीज करूंगा कि पहले मैं क्या कर रहा हूं कि इसके अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल प्लेस नहीं है,
मैं यहां लिख देता हूं, विदाउट प्लेसिंग एनी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। यहां मैंने किसी भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को प्लेस नहीं किया इसके अंदर, उस वक्त की सिचुएशन की बात कर रहे हैं। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक रेक्टेंगुलर ऐसे गाजियन सरफेस अज्यूम करनी पड़ेगी जिसके किसी भी एक एंड पे, एक पॉइंट पे ये आपका वो जो पी पॉइंट है वो आएगा। अगर आपको अपनी सेकंड ईयर याद हो तो आपने इसको, ये रेक्टेंगुलर जो प्लेट है, तो इसके देखो एक एंड, दूसरा एंड, तीसरा एंड, ये 4 एंड थे। आपने इन चारों एंड्स का इलेक्ट्रिक फ्लक्स पहले फाइंड किया था और उसके बाद इन चारों को सम कर दिया था और सम करके आपने एंड पे ई की वैल्यू निकाली थी और विद द हेल्प ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी आप आगे की तरफ बढ़े थे। तो मैं यहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी को अभी तो नहीं यूज कर रहा, तो मैं वैसे बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ क्यू चार्ज की बात कर रहा हूँ कि ये जो चार्ज है इस प्लेट का क्यू है, मैं सिर्फ इसके विद रिस्पेक्ट टू बात कर रहा हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ जिसका एरिया स्मॉल डी है ये एज्यूम कर लेता हूँ। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, तो ई की डायरेक्शन इधर ये होगी। सिमिलरली वेक्टर एरिया ए वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, सरफेस ये है, तो ये कौन सी सरफेस है, इसको ऐसे समझो कि जैसे आपके पास एक बुक हो, ये देखो उत्तर, आपके पास ऐसी बुक है, ऐसी रेक्टेंगुलर स्लेब हो, तो ये देखो एक साइड, ये दूसरी साइड, ये तीसरी साइड और ये चौथी साइड। तो इनमें से हम लोग क्या करते हैं, ये किसी भी एक ऐसे एक प्लेन के ऊपर है, इस तरीके से इस प्लेन के ऊपर है, तो वो एज्यूम किया है। तो क्योंकि मैंने सिर्फ एक एलिमेंट, एक प्लेन की बात की है, तो हमें तो चारों की बात करनी है, तो मैं इंटीग्रल लगा देता हूँ साथ, क्योंकि अब आप बड़ी क्लासेस हैं तो इसको मैं लिख सकता। तो यहाँ वेक्टर एरिया ए की डायरेक्शन क्या है, ये ए यानी डी ए अगर मैं कहूँ इसकी एलिमेंट ये बाहर की तरफ है, इसकी भी डायरेक्शन इधर ही है, ऐसे ही, तो दोनों पैरेलल हैं आपस में। तो मैं अगर एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखूं तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्लोज सरफेस ई, इसको मैं नॉड कह देता हूँ, अप्लाइड फील्ड है ये आपके पास। देखो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं प्लेस किया बीच में कि मैं इंड्यूस्ड लिखूं या नेट लिखूं, बगैर डाइलेक्ट्रिक के है, तो ई नॉट मीन अप्लाइड फील्ड है ये आपकी। डॉट डी ए इक्वेशन लिख रहा हूं इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, हम पढ़ते हैं मतलब ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाए यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स को इन द टर्म ऑफ ऐसे लिख दिया मतलब। तो इसी को आगे की तरफ बढ़ाऊं तो मैं इसको लिख सकता हूं ई नॉट डी ए कॉज ऑफ थीटा डॉट रिमूव किया इसी तरीके से, और यहाँ थीटा क्या है, दोनों ई और डी ए पैरेलल हैं तो 0 डिग्री हो गया, और कॉस 0 क्या होता है 1, तो आपके पास ई नॉट इंटू डी ए क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट आ गया। अब अगर मैं ये कह दूं कि ये जो अप्लाइड फील्ड है ये आपकी ये जो ई नॉट है ये यूनिफॉर्म है, तो ई नॉट यहाँ बाहर आ जाएगी, बाकी ये टोटल एरिया जो है ये कितना हो जाएगा, अगर मैं इसकी बात करूं तो टोटल एरिया अगर मैं कहूं इस स्लैब का रेक्टेंगुलर जो गाजियन सरफेस आपने ली है ये कैपिटल ए के बराबर है, तो हम मेरा ये जो है डी ए
ये किसके बराबर हो जाएगा? कैपिटल ए के बराबर। तो मैं इधर लिखता हूँ ई नॉट कैपिटल ए क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपकी यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 आ गई। और अगर इसको इन द टर्म ऑफ सिंपल ई नॉट लिखना चाहते हो तो भी आप लिख सकते हो, उसमें भी कोई मसला नहीं। आप एरिया को उठा के उधर नीचे ले जाओ, आप यहाँ एरिया को उठा के वहां नीचे लिख सकते हो, इसमें कोई मसला नहीं। आपकी इक्वेशन बिल्कुल ठीक है। या चलो मैं इसको यहीं से, अभी इसको 1 नहीं लिखता, मैं आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड को वैसे लिख देता हूँ कि यहाँ से ई नॉट इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ए हो गया। ये देखो, आप देख सकते हो यहाँ मैंने चार्ज डेंसिटी नहीं अभी यूज की, सरफेस चार्ज डेंसिटी नहीं यूज की हुई, ये उसके बगैर इसको आगे की तरफ बढ़ा रहा हूँ। तो ये उस वक्त का सिचुएशन है। देखो ये उस वक्त इक्वेशन आएगी जब आपने अभी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल प्लेस नहीं किया। अब क्या करते हो? अब आप ऐसे करते हो कि इन प्लेट्स के दरमियान में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट कर देते हो। अब प्लेट्स के दरमियान में यहाँ अब जो कंडीशन है ये तो पहले वाली हो गई। अब मैं लिखता हूँ विद डाइलेक्ट्रिक, ये लफ्ज चलो और क्लियर कर देता हूँ, विद प्लेसिंग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। अब मैंने क्या किया, इनके दरमियान में डाइलेक्ट्रिक का मटेरियल प्लेस कर दिया। और ये भी आप याद रखिएगा, मेटल के केस में ई जीरो होती है, लेकिन अगर मेटल नहीं है तो आपकी ई जीरो कभी नहीं होगी। ई नेट का कंसेप्ट आएगा कि ई ओरिजिनल में से ई इंड्यूस्ड माइनस होगी। क्यों? क्योंकि जो आपके चार्ज इंड्यूस्ड होंगे, जो चार्जेस होंगे वहां, वो आपके हमेशा जितने भी आपके इस प्लेट के ऊपर हैं जो ओरिजिनल चार्जेस हैं, इनसे हमेशा कम होते हैं। इसलिए आपकी जो ई नेट है वो जीरो नहीं होती बाकी मटेरियल्स में। कैसे कम होंगे अभी आपको ये चीज समझ आ जाएगी। तो अब मैं क्या करता हूँ, डाइलेक्ट्रिक का मटेरियल प्लेस करता हूँ। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये आपके पास प्लेट हैं, ये प्लेट है, ये आपके पास दूसरी नेगेटिवली चार्ज प्लेट होगी। अब इनके दरमियान में क्या करता हूं, यहाँ एक ये डाइलेक्ट्रिक जो है ये मीडियम, ये क्योंकि इनके दरमियान में फिल होता है, ये प्लेस कर दिया। तो ये आपका क्या हो गया, डाइलेक्ट्रिक हो गया। ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, तो लाजिम बात है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, तो मैं उसकी बात भी करता हूँ। तो अब हम लोग क्या करते हैं, फिर वही चीज कि आप वही पॉइंट पी इधर एज्यूम कर लो, और वही रेक्टेंगुलर स्लैब अगर आपको याद हो, गाजन सरफेस जो है वो एज्यूम करेंगे। सेम वही सिचुएशन कर रहा हूँ। अब हमारे पास इसकी क्या सिचुएशन आएगी या क्या इक्वेशन आएगी, अब मैं उसकी तरफ आता हूँ। बड़े ध्यान से इस कंसेप्ट को समझना। देखिए यहाँ मैंने पूरी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की बात की है, तो हमें पता है कि जब भी हम लोग एक कैपेसिटर की प्लेट के दरमियान में एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को प्लेस करते हैं और बाहर से उसके ऊपर यहाँ से फील्ड के अंदर उसको रखते हैं, तो फिर क्या होता है, अप्लाइड फील्ड करते हैं। पहले भी अप्लाइड फील्ड ही थी, तो अब अप्लाइड फील्ड करते हैं तो अंदर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर पोलराइजेशन का फिनोमेना हो जाता है। आपके उस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर पोलराइजेशन का फिनोमेना हो जाता है। यानी आपके पास क्या होता है, ये जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है इसके अंदर डाइपोल्स बन जाते हैं। मैं अगर इसकी सिर्फ बात करूं तो ये देखो, ये जो मटेरियल है डाइलेक्ट्रिक, ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, तो यहाँ क्या होंगे,
आपके पास नेगेटिवली चार्ज इधर, पॉजिटिवली चार्ज इधर आ जाएंगे, तो आपके पास यहाँ क्या होगा, आपके पास डाइपोल्स बन जाएंगे। तो ये फॉर्मेशन ऑफ डाइपोल्स ही तो पोलराइजेशन होती है। तो आपके पास एक तरफ इधर नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे, एक तरफ इधर क्या होंगे, पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। तो अब मैं नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज ही को उसी पहली ही डायग्राम में यहाँ आपको बना देता हूं कि यहाँ क्या होगा, इधर नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे, ये देखो, और इस साइड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे आपके पास। एक तरफ नेगेटिव, एक तरफ पॉजिटिव। अब अगर आप देखो तो आपके पास ये क्यू चार्ज, अगर जैसे मैंने पहले कहा, तो ये इंड्यूस किया हुआ ये जो चार्ज है इस तरफ, ये जो प्लेट है, इसके ऊपर क्यू प्राइम चार्ज आ गया। तो अब अगर मैं इसी लॉ को लिखूं तो मैं इस लॉ को ऐसे लिख सकता हूं ना, यही जो आपका है इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं ना कि अब जो, और फिर यहाँ ये भी याद रखिएगा, क्योंकि अब यहाँ जो ई प्रोड्यूस होगी वो ई नॉट नहीं होगी, वो इसके अंदर एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ जाएगी। तो अगर मैं बात करूं तो हम उसको ई नेट कह सकते हैं कि ई नेट इज इक्वल टू ई ऑफ ओरिजिनल, यानी बाहर से जो अप्लाइड है जिसको कहते हो, माइनस ई ऑफ इंड्यूस, यही होगी ना ई नेट। तो यहाँ क्या होगा, ई नेट पैदा होगी। तो आपका फ्लक्स क्या होगा, मैं उसकी बात करूं, यही इक्वेशन आपकी क्या बनेगी, फाई ई नेट लिख देता हूं, डॉट डी ए इज इक्वल टू, इसको क्यू नेट कह देता हूं, डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अभी मैंने वो के को यूज नहीं किया, वो इसके बाद यूज करूंगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वो अभी नहीं यूज किया मैंने। अब यही इक्वेशन हमारी, ये जो क्यू नेट क्या है, यहाँ टोटल चार्ज, तो ये देखो दो चार्जेस हैं, एक क्यू है और प्लस एक क्यू प्राइम है, लेकिन क्योंकि ये तो माइनस के साथ है तो माइनस क्यू प्राइम लिखो, यानी एक पॉजिटिव वाला क्यू हो गया, और ये जो है स्लैब के ऊपर ये नेगेटिव है, तो उसको मैंने माइनस क्यू प्राइम कह दिया। तो आपकी ये इक्वेशन क्या बनी, आपकी इक्वेशन बनेगी ई नेट डॉट डी ए is equal to q minus q prime divided by epsilon naught। अब उसी तरीके से, क्योंकि हमने गॉसियन सरफेस तो अज्यूम करनी है, इसको सॉल्व करना है, तो जैसे ये हमने किया वही चीज उसके लिए भी कर रहा हूं। तो आपके पास ये इक्वेशन क्या बनेगी, यही आपका जो ई नेट, ये जो है ई नेट डी ए कॉज ऑफ थीटा बन गया, और क्यू माइनस क्यू प्राइम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट बन गया। यहाँ पे थीटा आपका कितना है, 0 डिग्री ही बनेगा, वही सरफेस है आपके पास। तो ई नेट को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, और यहाँ आपके पास वही डी ए आ गया, और क्यू माइनस क्यू प्राइम बाय एप्सिलॉन नॉट। और ये हमें पता है, ये जो फैक्टर है कैपिटल एरिया, टोटल एरिया जो कैपिटल ए है, कैपिटल के बजाय वो पहले मैंने बोल दिया, वो टोटल एरिया जो वो कैपिटल ए है, तो ई नेट इनटू कैपिटल ए इज इक्वल टू क्यू माइनस क्यू प्राइम बाय एप्सिलॉन नॉट, बन गई इक्वेशन नंबर 2। उम्मीद है अभी तक आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब क्योंकि ई नेट जो होती है, आप लोगों को मैंने डाइलेक्ट्रिक में पढ़ाया था कि ई नेट जो है, ई नेट ये होती है ई नॉट ओरिजिनल डिवाइडेड बाय कैपा, इसके बराबर होती है। ये हमने ऑलरेडी पहले पढ़ी है ये इक्वेशन, ई नॉट डिवाइड बाय कैपा। तो अब मैं ये वैल्यू इसमें पुट करता हूँ। क्यों पुट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो चार्ज जो वो क्यू प्राइम है, ये कभी भी क्यू के बराबर नहीं होता, याद रखना।
ये हमेशा कम होता है, सिर्फ मेटल के केस में ई जीरो करता है। तो ये देखो, ये वैल्यूज अगर मैं इस टू में पुट करूं तो मेरे पास ये इक्वेशन बनेगी ई नॉट, ई नेट की जगह डिवाइडेड बाय कैपा ए इज इक्वल टू क्यू माइनस क्यू प्राइम बाय एप्सिलॉन नॉट। यहीं से आगे बढ़ूं तो ई नॉट बाय कैपा क्यू माइनस क्यू प्राइम बाय एप्सिलॉन नॉट, और एरिया इधर आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमें पता है कि ये जो ई नॉट होती है, ई नॉट की वैल्यू हमने पहले निकाली हुई है। ई नॉट की वैल्यू हमने ऑलरेडी जो इक्वेशन नंबर 1 से निकाली है वो है, या वैसे भी आपको पता है कि ई नॉट किसके बराबर होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स आपने निकाली हुई है। तो ई नॉट, ई ओरिजिनल यानी अप्लाइड, ई अप्लाइड है, ई ओरिजिनल, ई नॉट। तो यहां से बाद बुक्स में आप लोग इसी ई नेट को ई नॉट या ई ओरिजिनल अप्लाइड माइनस ई इंड्यूस्ड भी कह सकते हो। आप उस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते थे, लेकिन उस तरीके से करते तो एक आपको क्यू एक के साथ लिखना पड़ता, क्यू प्राइम दूसरे के साथ लिखना पड़ता, ये भी था वहां। लेकिन चले, अभी हम तो इसी तरीके से कर रहे हैं। तो हमें पता है कि ई नॉट की वैल्यू क्या है, ये है ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय डी, ये हमने पढ़ी होगी। नहीं, ये तो कैपेसिटेंस है, सॉरी, ये तो कैपेसिटेंस है जी। हमने जो इक्वेशन पढ़ी मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो ये होती है क्यू बाय, अभी जो निकाली इक्वेशन नंबर, मैं यहाँ लिख लेता हूँ ताकि आप कंफ्यूज हो। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट। वो जो मैंने लिखी पहली इक्वेशन वो मैंने डायरेक्ट लिखी, ये इन टर्म्स ऑफ क्यू लिखा, तो जो हमने पहले निकाल दिया हमने वही पुट कर दिया। तो ई नॉट में उसकी वैल्यू पुट कर दो। तो ये जो इक्वेशन है इसको बेशक 3 क्या नाम है, इक्वेशन 3 क्या हो जाएगी, इक्वेशन 3 विल बिकम ई नॉट की जगह वैल्यू क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट कैपा क्यू माइनस क्यू प्राइम ए एप्सिलॉन नॉट। इसको ये भी लिख सकते हो कि ए एप्सिलॉन नॉट और ए एप्सिलॉन नॉट दोनों कट गए, तो क्यू बाय कैपा क्यू बाय या क्यू माइनस क्यू नॉट। उम्मीद है कि ये स्टेप समझ आ गया होगा। देखो ए एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो क्यू बाय कैपा इज इक्वल टू क्यू और माइनस क्यू प्राइम आ गया। हमें क्यू प्राइम चाहिए, तो देखो क्यू प्राइम माइनस के साथ है, उधर गया प्लस, तो क्यू माइनस क्यू बाय कैपा हो गया। तो क्यू प्राइम क्यू कॉमन आ गया, 1 माइनस 1 बाय कैपा हो गया। तो आप यहाँ देख सकते हो कि ये जो क्यू प्राइम की जो वैल्यू हमने निकाली है ये लेस है, क्योंकि देखो क्यू में से कुछ माइनस होगा तो क्यू प्राइम आएगा। तो टोटल चार्ज में से कुछ चीज माइनस हो रही है, तो इसका मतलब है क्यू प्राइम हमेशा लेस होगा। जो चार्ज आपकी प्लेट के ऊपर आया हुआ है वो कम होगा, जो मतलब कि जो मीडियम के ऊपर आया हुआ है वो इक्वल नहीं होगा उसके बराबर। तो क्यू प्राइम की हमें यहाँ से वैल्यू मिल गई। तो अब मैं आता हूँ कि जो आपके पास जो इक्वेशन क्यू प्राइम भी आपके से निकल आया, तो इंड्यूस चार्जेस हमेशा लेस होंगे फ्री चार्जेस से, जहां से आपको मिल गया। तो हमने अभी इक्वेशन निकाली कि क्यू माइनस क्यू प्राइम में, उस इक्वेशन को भी मैं लिख रहा हूं यहां से, कि हमने पता है कि ई डॉट डी ए क्यू माइनस क्यू प्राइम बाय
एप्सिलॉन नॉट। अब इसी इक्वेशन को मैं ये लिख सकता हूँ क्या कि एप्सिलॉन नॉट इधर ले जाता हूँ, ई डॉट डी ए यहीं रखता हूँ, तो क्यू माइनस क्यू प्राइम, क्यू प्राइम की वैल्यू पुट कर दो पुत्र, एप्सिलॉन नॉट ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू, क्यू प्राइम की वैल्यू माइनस साइन यहां से क्यू माइनस माइनस प्लस क्यू प्राइम डिवाइडेड बाय कैपा, क्यू से क्यू कैंसल, एप्सिलॉन नॉट ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू प्राइम बाय कैपा। कैपे को इधर ले जाओ, तो ये देखो कैपा ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ये आपको रिलेशन मिल गया। जिस टाइम हम लोग एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल प्लेस करते हैं, मैंने कैपा बहुत बड़ा लिख दिया है, ये देखें यहाँ सिंपल कैपा का इजाफा हुआ है ये, यानी वैसे आप लिखते थे ई डॉट डी ए, वैसे आप क्या लिखते थे इसको, ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ये आप लिखते थे, उसका फ्लक्स के रिलेशंस को उससे कंपेयर करते जब गाजिस लॉ से, तो यहाँ क्या होगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा कैपा, वो जो नीचे के ही गया वो उधर चला जाएगा, तो ये यहाँ से आप लोग इसको प्रूफ कर सकते हो। तो ये आपका प्रूफ भी हो गया कि आप लोग किस तरीके से इसकी इक्वेशन को निकालते हो, ये आपको प्रूफ भी मिल गया और वो उससे पहले आपको उसकी इक्वेशन भी मिल गई। तो ये डाइलेक्ट्रिक और आपके गाजिस लॉ का, या गाजिस लॉ इन डाइलेक्ट्रिक्स जिसको आप लोग कहते हो, वो भी कह सकते हो कि अगर डाइलेक्ट्रिक्स नहीं है तो आपके पास कैपा नहीं आएगा, ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ये रहेगा। लेकिन अगर आप लोग इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल प्लेस करते हो तो कैपे को मल्टीप्लाई कर दो ई डॉट डी ए से, और आपके पास क्या आ गया, इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ये टर्म आ जाएगी आपके पास। तो ये होता है उस वक्त जब आप कहते हो कि आप एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को प्लेस करते हो और अपने कैपेसिटर यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दरमियान में इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और तो फिर उस वक्त गाजिस लॉ और आपका जो डाइलेक्ट्रिक्स है वो आपस में ये रिलेशन रखेगा। तो यहाँ तक अगर किसी भी बेटे को कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप पूछ लेना, उम्मीद है कि कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 3, यहाँ से आपका ख़त्म हो गया है। अब जो स्टार्ट करूँगा नेक्स्ट लेक्चर जो होगा, हम लोग डीसी सर्किट पे आ जाएंगे, या जिसको आप डायरेक्ट करंट कहते हो, डायरेक्ट करंट, उस चैप्टर की बात इसके बाद करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह आपका डायरेक्ट करंट पे है कि आपका, या करंट इलेक्ट्रिसिटी जिसको आप लोग बोलते हो अपनी ज़बान में, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी पे आपका नेक्स्ट लेक्चर है। तो यहाँ तक उम्मीद है कि कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होगी, फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप क्लास में पूछ सकते हो।